हाँ जी, तो हम कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स पढ़ रहे थे। पहले मैंने आपको बताया कि आप लोग जो हैं पहले पढ़ रहे थे डार्क मैटर, देन अब जो है देन इज द डार्क एनर्जी। फर्स्ट वन वाज द डार्क मैटर, सेकंड वन इज द डार्क एनर्जी। दे आर बिट डिफिकल्ट थिंग्स बट डोंट वरी, ठीक है। आपने जस्ट इनका कंसेप्ट लेना है, आपने इनको याद नहीं, क्रैम नहीं करना, ठीक है। मैं आपको बार बार ये बात कर रहा हूँ, जनरली आपने कंसेप्ट लेना। इन 1929 एडवर्ड हबल, इसके बारे में पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। एग्जामिन्ड हाउ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड बाय द डिस्टेंट गैलेक्सीज शिफ्ट टुवर्ड द रेड एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैंने आपको बताया कि जितनी गैलेक्सीज डिस्टेंट होंगी और उतना ही वो रेड कलर देगी, रेड शिफ्ट देगी, और वेवलेंथ भी उसी से मेजर की जाती है, रेड और ब्लू लाइट से। He found that fainter, more distant galaxies showed large degree of redshift. Redshift की डिग्री ज्यादा होती है जो ज्यादा डिस्टेंट गैलेक्सीज होती हैं। क्लोजर गैलेक्सीज जो हैं वो उनका रेडशिफ्ट ज्यादा नहीं होती। Hubble determined that this was because the universe itself is expanding. इसके मुताबिक ये था कि अब रेड शिफ्ट है ज्यादा से ज्यादा आ रही है, ज्यादा से ज्यादा दूर वेवलेंथ जा रही है। इट्स मीन दैट यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, ठीक है, यूनिवर्स बढ़ रही है। when wherever there is empty space in the universe, more is forming every second. So dark energy is some kind of energy intrinsic to empty spaces. जहाँ पे empty spaces हैं, ठीक है, जहाँ पे यूनिवर्स में एम्प्टी स्पेस है, जहाँ पे कोई चीज नहीं है, वहां पे जो डार्क एनर्जी है वो इन एम्प्टी स्पेसेस के अंदर मौजूद है। इंट्रिंसिक टू एम्प्टी स्पेसेस मतलब ये है कि इट इज प्रेजेंट विद इन द एम्प्टी स्पेसेस। इसके फीचर्स क्या हैं? ये भी 68% ऑफ द यूनिवर्स बना रही है और ये वैक्यूम से एसोसिएटेड है बिकॉज इट इज द एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस क्या होती है? वैक्यूम होती है, खला होती है। इट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स में एक जैसी फैली हुई है। इवन डिस्ट्रीब्यूशन मींस दैट डार्क एनर्जी डज नॉट हैव लोकल ग्रेविटेशनल इफेक्ट बट रेदर ग्लोबल इफेक्ट ऑन द यूनिवर्स। इवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि डार्क एनर्जी पे कोई भी ग्रेविटेशनल इफेक्ट नहीं है कि जिधर ग्रेविटी ज्यादा होगी उधर ज्यादा होगी डार्क एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। इसका पूरी कायनात पे एक ग्लोबल इफेक्ट है, एक जैसा इफेक्ट है बिकॉज इट डजंट influence it is doesn't influenced by the local gravitational effect. This lead to repulsive forces which tend to accelerate the expansion. जिस वजह से रिपल्शन होती है, रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं और जो एक्सपेंशन को एक्सेलरेट करती हैं कि यूनिवर्स ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंड करती जाती है। एक्सेलरेट का मतलब होता है कि तेज करती जाती हैं, एक्सेलरेट का मतलब ये होता है कि तेजी से एक्सपेंशन होती जाती है यूनिवर्स की। देन इज द कंपोजिशन ऑफ यूनिवर्स का जो हम आइडियाज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे डार्क एनर्जी को एक्सप्लेन करने के, ठीक है। एम्प्टी स्पेसेस हैज इट्स ओन एनर्जी। जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं उनकी अपनी एक एनर्जी होती है। आइडिया ऑफ आइंस्टाइन 1917, आइडिया ऑफ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट ऑफ फोर्स दैट काउंटरएक्ट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी मींस के जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये एक ऐसी फोर्स है जो काउंटर एक्ट करती है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से मुकाबला करती है। देयरफॉर द रिपल्सिव फोर्स सक्सेसेस, और रिपल्सिव फोर्स के होने की वजह से वर्ल्ड जो है, यूनिवर्स जो है एक्सपेंड करती है। आइडियाज ऑफ वर्चुअल पार्टिकल फ्रॉम नथिंग एंड देन डिसअपीयर इनटू नथिंग। अगेन एम्प्टी स्पेसेस वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं जो बेसिकली किसी भी चीज से बनते नहीं है और न किसी भी चीज में डिसॉल्व होते हैं, डिसअपीयर होते हैं। The energy from those particles could be the dark energy, इसको हम dark energy कह सकते हैं। It is unknown kind of energy, fluid and or field। ये बेसिकली ऐसी एनर्जी है जिसको हम जानते भी नहीं है,
इट इज अननोन काइंड ऑफ एनर्जी, फ्लूइड और फ्लूइड। इसके बारे में कोई भी चीज जो है हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं दैट इट इज डार्क एनर्जी, इट इज नॉट नॉन, इट इज अननोन काइंड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये हमें इसका पता ही नहीं है, सिरे से हमें इसका आइडिया ही नहीं है। ठीक है, तो ये था दो कंसेप्ट, ये डार्क एनर्जी है। ठीक है, इसको मैंने शो किया है। देन इज द ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल के बारे में मैंने आपको आगे बताया कि अगर लाइट भी जाती है ना इस होल में, तो ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वो भी बाहर नहीं आ सकती। इस वजह से इसको हम ब्लैक होल कहते हैं, बिकॉज ये चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता। और ब्लैक होल की टू टाइप्स हैं। फर्स्ट इज द स्टेलर, जिसका मैस जो है वो 20 टाइम्स ज्यादा है मैस ऑफ सन से। देन इज अ सुपर मैसिव, जिसका 1 मिलियन टाइम्स मैस ज्यादा है सन से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, दो टाइप्स का पता होना चाहिए। देन इज द सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी क्या है? जो सेंटर ऑफ द ब्लैक होल है उसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये एक ऐसा वन डायमेंशनल पॉइंट है। आपको डायमेंशंस का पता होगा। ठीक है, डायमेंशंस का आपको आइडिया होगा मेरे ख्याल में। इट इज अ वन डायमेंशनल पॉइंट दैट कंटेन्स enormous amount of mass in an infinitely small space। एक ऐसा वन डायमेंशनल पॉइंट है जिसमें बहुत ज्यादा मैस है। ठीक है, और स्मॉल स्पेस है। मैस ज्यादा है, स्पेस कम है, और ये एक ही पॉइंट है, वन डायमेंशनल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। और इवेंट हॉरिजॉन क्या होता है? ब्लैक होल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसको हम इवेंट हॉरिजॉन कहते हैं। This is the point at which the gravitational force precisely overcomes light's ability to escape the black hole's hood। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे लाइट की एबिलिटी भी काम करना छोड़ जाती है। कोई भी लाइट वेव अगर एंटर हो गई है ब्लैक होल में तो बाहर नहीं जा सकेगी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसको ओवरकम कर लेती है। दिस इज द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इधर से कोई वापसी नहीं है, बियॉन्ड विच इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स ऑफ द ब्लैक होल। आप ग्रेविटेशनल इफेक्ट, जो ब्लैक होल का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है उससे बाहर नहीं निकल सकते। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा सिंगुलैरिटी और इवेंट हॉरिजॉन के बारे में। अब ब्लैक होल्स किस तरह बनते हैं? लाइफ ऑफ मैसिव स्टार। स्टार्स मोर देन 6 टाइम मैसिव एज आवर सन। मैंने आपको आगे बताया कि सन भी एक स्टार है और स्टार्स जो हैं इससे भी 6 टाइम मैसिव हैं। इससे भी 6 गुना बड़े स्टार्स मौजूद हैं। इनको हम मैसिव स्टार्स कहते हैं। और मैसिव स्टार जो होता है उसका लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होता है सन से। सन इज नॉट अ मैसिव स्टार और अदर लो मैस स्टार। किसी भी लो मैस स्टार या सन जो एक लो मैस स्टार है उससे मैसिव स्टार का लाइफ स्पैन जो है शॉर्ट है। हाइड्रोजन जो है मैसिव स्टार की कोर में होती है, जो बेसिकली इसकी स्पीड जो है फास्ट स्पीड की रिस्पॉन्सिबल है। After only 50 to 100 million years, no hydrogen is left in the core of massive star. After 50 to 100 million years, 50 से 100 मिलियन ईयर्स जो हैं उनके बाद उसकी कोर में, उस मैसिव स्टार की कोर में, कोर हम कहते हैं जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम कोर कहते हैं। वहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं रह जाती और इस टाइम पे कोर कोलैप्स करती है। जब हाइड्रोजन नहीं होती जो कोलैप्स करती है, फटती है, और स्टार जो है वो अपने ओरिजिनल साइज से भी 1000 गुना ज्यादा बन जाता है। ये यूनिवर्स है और ये बड़ी चीजें आपको हैरत अंगेज लगेगी कि मैसिव स्टार सुपर जायंट स्टार किस तरह बना। कि मैसिव स्टार था एक जो सन से, सन हमारे पास, हम सन को एक आइडियल चीज रखते हैं क्योंकि हमें स्टार्स के साइजेस का नहीं पता ज्यादा, तो सन को हम आइडियल रखते हैं एज अ स्टार। स्टार एज अ स्टार जो दूसरे स्टार्स हैं मैसिव स्टार उनका 6 टाइम्स मैसिव है, इससे उनको हम मैसिव स्टार्स कहते हैं। लेकिन
वो मैसिव स्टार्स जब फटते हैं तो 1000 गुना अपने ओरिजिनल साइज से ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो उनको हम सुपर जायंट स्टार्स कहते हैं। फिर सुपर जायंट जो हैं पैसेज ऑफ टाइम इतने डेंस हो जाते हैं कि वो आउटर लेयर्स का प्रेशर बेयर अप नहीं कर सकते। आउटर लेयर्स जो है कोर का नहीं, आगे कोर की वजह से हुआ था, अब कोर की वजह से नहीं होगा, अब आउटर मोस्ट लेयर की वजह से होगा। तो वो आउटर लेयर्स की का जो प्रेशर है उसको बेयर अप नहीं करते और आउटर लेयर्स क्रैश करती हैं और उससे फिर एक्सप्लोजन होता है, उसको हम सुपरनोवा कहते हैं। और उस सुपरनोवा के बाद क्या होता है, द लाइट ऑफ स्टार्स बिकम मच मोर देन ऑल अदर स्टार्स ऑफ द गैलेक्सी। सुपरनोवा जो होता है उसकी जो लाइट होती है जितनी भी गैलेक्सी में जितने भी अदर स्टार होते हैं उनसे ज्यादा हो जाती है, बिकॉज वो थर्ड टाइम उसको बड़ा हो रहा होता है और उसकी जो लाइट्स इमिशन की रेशियो है वो दूसरे सारे स्टार से ज्यादा हो जाती है। Great shells of gases fly off the star, only the tiniest core of the star remains left. The core contain only neutrons. इसमें अब सिर्फ कोर रह जाती है, जब ये एक्सप्लोड करता है सिर्फ कोर रह जाती है और टिनी कोर जो है उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसको लिए हम इसको सुपरनोवा को न्यूट्रॉन स्टार भी कहते हैं। ये एक्सट्रीमली डेंस होता है। सम टाइम आफ्टर द सुपरनोवा एक्सप्लोजन द मैसिव स्टार बिकम्स अ ब्लैक होल। अब ब्लैक होल की फॉर्मेशन आ रही है। सुपरनोवा की एक्सप्लोजन के बाद हो सकता है कि ये मैसिव स्टार जो है ब्लैक होल बन जाए। ब्लैक होल इज सो डेंस दैट नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम इट ड्यू टू वेरी स्ट्रांग ग्रेविटी। मैंने आपको आगे बताया है इसमें ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू स्ट्रांग ग्रेविटी कोई भी चीज इससे एस्केप नहीं कर सकती और लाइट भी जो है वो इससे एस्केप नहीं कर सकती। ठीक है, ये लास्ट स्टेज है ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मैसिव स्टार। मैसिव स्टार की लाइफ साइकिल आपको मैंने बताया कि मैसिव स्टार पहले सुपर जायंट बनता है। ठीक है, पहले छोटा स्टार होता है फिर वो मैसिव होता है, मैसिव से सुपर जायंट होता है, सुपर जायंट से सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा से इसकी दो टाइप्स बन जाती हैं। अगर ये मैसिव स्टार जो है ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इसमें ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है। ग्रेविटी के ज्यादा होने की वजह से कोई चीज उधर से एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन अगर ये अपने साइज में कम हो जाए तो उसको हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ये है जी ब्लैक होल। इसके जो ये पॉइंट है इसको हम सिंगुलैरिटी कहेंगे। ठीक है, सिंगुलैरिटी इज दैट पॉइंट और बाकी जो है इसका हॉरिजॉन है जिसको सराउंड कर रहा है, इवेंट हॉरिजॉन। अब ब्लैक होल के अंदर क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी इनसाइड अ ब्लैक होल। और ब्लैक होल में बेसिकली इवेंट हॉरिजॉन और सिंगुलैरिटी के दरमियान कोई चीज नहीं होती, एम्प्टी स्पेस होती है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड इसमें बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, जो हाइड्रोजन जो है जब इसके अंदर जाती है, द थ्योरी ऑफ द ग्रेविटी टेल्स अस it got squeezed into singularity at the center and nobody knows what really like there, although it's certainly not hydrogen. बेसिकली कोई भी किसी ने इसको देखा हुआ तो नहीं है, इसकी सर्टेनिटी के बारे में कोई बंदा नहीं जानता। इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, बेसिकली इवेंट हॉरिजॉन को देखने के लिए एक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मेसियर 87 गैलेक्सी। The bright ring visible in all of these images is the black hole acceleration disk, where gas being set toward the center gets heated until it begins to glow. ठीक है, जो गैस है वो हीट अब होना स्टार्ट हो जाती है हत्ता कि ये ग्रो करना स्टार्ट कर। ये सारी आपको ब्लैक होल के बारे में चीजें जो मैंने बताई जो ग्लोइंग हो रही है। ठीक है, देन इज द गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है यूनिवर्स का, बेसिक यूनिट। फंडामेंटल होता है प्राइमरी यूनिट। इसमें 100,000 ऑफ स्टार्स हैं, मतलब लाखों में स्टार्स हैं जो गैस और डस्ट के साथ मौजूद हैं। गैलेक्सीज की क्लासिफिकेशन हम कर लेते हैं। फर्स्ट इज द एलिप्टिकल गैलेक्सी, मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ गैलेक्सीज। सबसे ज्यादा गैलेक्सीज कौन सी हैं, एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं। और because of their age and dim qualities they are frequently outshone by younger brighter collection of stars. इनकी जो डिम क्वालिटी है उस वजह से क्या होता है, बेसिकली ये डिम होती हैं
और एज और डिम की वजह से, क्वालिटी की वजह से जो स्टार्स हैं, ब्राइटर कलेक्शन ऑफ स्टार्स जो हैं वो इनको आउटशोन कर देते हैं, मींस उनकी मौजूदगी में ये नजर नहीं आती। ठीक है, तो EO2 E7 जो है ये एलिप्टिकल गैलेक्सीज हैं। देन इज द स्पाइरल गैलेक्सीज, आपको बस नाम पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि क्या करते हैं। ये स्टार गैस एंड डस्ट, ये स्पाइरल आर्म्स में गैदर हो जाते हैं, दैट सेपरेट आउटवर्ड फ्रॉम द गैलेक्सी सेंटर। ये है जी गैलेक्सी सेंटर, ये है जी गैलेक्सी सेंटर, ये है गैलेक्सी सेंटर। कितने ये बाउंड है क्लोजली, उसकी बेस पे इनका नाम रखा गया है। आपने देखा होगा कि जो फर्स्ट गैलेक्सी है इसको SA कहते हैं, इट इज वेरी क्लोजली बाउंडेड, इसके इर्द गिर्द बाउंडिंग जो है बड़ी क्लोज है। SB की उससे कम है और SC की उससे कम है, इसलिए इनको इस तरह से करके क्लासिफाई किया गया है। देन इज द इरेगुलर गैलेक्सीज, इनकी कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होती, ये स्मॉलेस्ट गैलेक्सीज होती हैं और इनमें डस्ट और गैस फुल अप होती है। ठीक है, स्टार फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द गैस एंड डस्ट, यहाँ पे स्टार फॉर्मेशन जरूर होती है क्योंकि गैस और डस्ट मौजूद होती है। मिल्की वे गैलेक्सी, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता रहा था, जो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज है कि हम किस गैलेक्सी में रह रहे हैं, दैट इज द मिल्की वे गैलेक्सी। ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। स्पाइरल गैलेक्सी मैंने आपको पहले बताया कि कैसे होती है। ये स्पाइरल गैलेक्सीज है। इट इज अ स्पाइरल गैलेक्सी और ये 100,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर है। डिस्टेंस इसका कितना है, 100,000 लाइट ईयर्स। और मिल्की वे जो है स्काई में अलोन नहीं है, इट इज द पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ अदर गैलेक्सीज कॉल्ड एज लोकल ग्रुप। आपको मैंने आगे बताया कि बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो उनमें से ये एक मिल्की वे है। इसका डायमीटर कितना है, ठीक है, और उसके बाद ये 200 बिलियन स्टार से ज्यादा है। नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि which galaxy is nearest to the Milky Way, its name is Andromeda galaxy. Okay, ये है जी गैलेक्सीज की रोटेशन, ओरियन सन, ये आपने खुद देख लेना है। देन इज द सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम कैसा है। मेरे ख्याल में हम सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, देन वी विल क्विट द क्लास। ओके, tiny part of galaxy and consists of sun and all the objects that travel around it. सोलर सिस्टम बेसिकली एक गैलेक्सी का टिनी पार्ट है, छोटा पार्ट है। इसमें सन होता है और तमाम वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो इसके अराउंड ट्रेवल करते हैं। ठीक है, थर्ड प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है, अर्थ है। सन से जो अर्थ का डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 150। डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर कितना है, रोटेशन पीरियड कितना है, 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकंड। ईयर्स कितने हैं, ठीक है, ईयर्स में सॉरी ईयर में डेज कितने हैं, ठीक है, वो गिवन है। और एवरेज टेम्परेचर क्या है अर्थ का, और 1 मून है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। आपको अर्थ के बारे में ये सारी चीजें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए कि अर्थ बेसिकली थर्ड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, इसमें 1 मून है, और एयर में कितने डेज होते हैं, रोटेशन पीरियड कितना है, और अर्थ का डायमीटर कितना है। ठीक है, देन इज द सन, ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में, और ये इसका मैस जो है, ये टोटल सोलर सिस्टम जो है, जो हमारा सोलर सिस्टम है निजाम शम्स जिसको हम कहते हैं, 99.8% ज्यादा है इसका मैस। सन की कंपोजिशन जो है 78% हाइड्रोजन, 28% हीलियम एंड 2% मेटल। इसका रेडियस, इसका वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। और सन के पार्ट्स कौन से हैं, रेडिएटिव जोन है और कन्वेक्टिव जोन है। ठीक है, एक कोर है, कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्टिव जोन, 3 पार्ट्स हैं। आपको ये चीजें अर्थ और सन के बारे में मस्त पता होने चाहिए। ये क्रैमिंग है, ये सन है, ये क्रोमोस्फेयर है। अच्छा, ये इनर कोर है, इससे ऊपर जो है रेडिएटिव जोन है, और उससे ऊपर जो है
कन्वेक्शन जोन है। आपको पता होना चाहिए कि सन के 3 पार्ट्स हैं। और क्या है, ये 25% ऑफ द सोलर रेडियस जो है एक्सटेंड करती है। इसकी डेंसिटी जो है 150 टाइम्स वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है। और वो सेक्शन है सन का जो हीट प्रोड्यूस करता है थ्रू फ्यूजन। एक फ्यूजन रिएक्शन होता है, एक फ्यूजन। फ्यूजन होता है दो चीजों के मिल के कोई चीज क्रिएट होना, उसको हम फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन होता है किसी की ब्रेकिंग से कोई चीज हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। टेम्परेचर कितना है आपको ये मस्त पता होना चाहिए, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर पे न्यूक्लियर फ्यूजन होती है और ये 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को सिंगल हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को हीलियम में, सिंगल हीलियम में। और उससे लॉट ऑफ एनर्जी भी जो है वो सीक्रेट होती है। देन इज द रेडिएटिव जोन, 25 to 70% ऑफ सोलर रेडियस। इसका नेम जो है डिराइव हुआ फ्रॉम द वे एनर्जी इज कैरिड आउटवर्ड दिस लेयर, थ्रू दिस लेयर। ठीक है, किस तरीके कैरिड बाय द फोटॉन एज थर्मल रेडिएशन। द रेडिएटिव मटेरियल इज हॉट एंड डेंस। ये रेडिएटिव मटेरियल जो है हॉट भी है, डेंस भी है। enough that thermal radiations transfer intense heat of the core outward। basically thermal radiations जो हैं कि हीट जो है कोर की उसको बाहर लेकर आती हैं, रेडिएटिव जोन से गुजर के जाने होती है। रेडिएशंस का जोन है बेसिकली। देन इज द थर्ड पार्ट जो है कन्वेक्टिव, जिसको कन्वेक्शन जोन भी कहते हैं। और इसका बेसिकली रोल जो है वो डोमिनेंट मोड ऑफ एनर्जी फ्लो इन दिस लेयर है। हीट मूव थ्रू द अपवर्ड कन्वेक्शन। हीट अपवर्ड कन्वेक्शन की तरह, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन आपने पढ़ा होगा कि इनके फिनोमेना क्या क्या होते हैं। ठीक है, जिस तरह मेटल्स हैं ये गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। इस तरह कन्वेक्शन भी एक फिनोमेना है जो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, कन्वेक्शन प्लाज्मा इज नॉट डेंस, ये डेंस नहीं है और इतना इसमें हीट अप भी नहीं होता। To transfer the heat energy of interior outwards through the radiation as a result thermal convection occur। convection आपको थोड़ी आगे डेफिनेशन लिखी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट है by the physical motion of the hot material। कन्वेक्शन बेसिकली ये है, एक चीज अगर ठंडी है उसका दूसरा कोना गर्म है और गर्म जो है हॉट मटेरियल जो है वो मूव करके ठंडी जगह को भी जो है कैप्चर कर लेता है, उसको भी गर्म कर लेता है, तो उसको हम कन्वेक्शन कहेंगे। द हॉट गैस राइजेस एंड गिव्स अप हीट टू द सराउंडिंग कूलिंग गैस। जो मैंने आपको अब बात बताई, कन्वेक्शन का फिनोमेना ये है कि कोई कूल्ड प्लेस है और दूसरी एक हॉट प्लेस है। हॉट प्लेस जो है मूव करती है टुवर्ड कोल्ड प्लेस ताकि वो कोल्ड प्लेस को भी हॉट करे। द कूल गैस सिंक्स। ठीक है, कूल गैस जो है इसमें हीट हॉट जो है मटेरियल उसमें सिंक कर जाती है, मीन उसका कोई वजूद नहीं रहता। सन का एटमॉस्फेयर के बारे में हम पढ़ेंगे। दिस इज द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड द पार्ट वी सी। ठीक है, फोटोस्फेयर जिसको हम कहते हैं। उसका टेम्परेचर आपने याद रखना है। देन इज द क्रोमोस्फेयर, उसकी लेयर की थिकनेस कितनी है आपने वो याद रखना। इट नेम कम फ्रॉम द ग्रीक रूट क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर। क्रोमोस्फेयर का मतलब होता है कलर के रिलेटिंग कोई चीज। बिकॉज इट अपीयर्स bright red when viewed during the solar eclipse, a thin transition region where temperature rises sharply separates the chromosphere from the vast corona above। बेसिकली जो अपर मोस्ट लेयर है, हमने कोर से स्टार्ट किया था, रेडिएटिव पढ़ा, कन्वेक्टिव पढ़ा, अब हम ऊपर की उसकी सतह की तरफ आ गए हैं। ऊपर है, सबसे ऊपर है कोरोना, जो अपर मोस्ट पोर्शन है उसको हम कोरोना कहते हैं और ये बहुत ज्यादा हॉटर सरफेस है। ठीक है, उसके अंदर क्रोमोस्फेयर है जो इसको कलर देती है, जो ब्राइट रेड कलर आता है वो क्रोमोस्फेयर की वजह से आता है। और उससे नीचे है फोटोस्फेयर, जहां पे टेम्परेचर जो है 5800 केल्विन होता है। केस के मुराद है केल्विन। सनस्पॉट्स जो हैं वो कूल होते हैं, डार्क पैचेस होते हैं सन सरफेस पे, सनस्पॉट्स उनको हम कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड जो सन के अंदर है उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से बनते हैं, which make them cooler than the surrounding areas। दूसरे एरिया से इनको कूलर कर देता है।
बेसिकली ये कूल डार्क पैचेस होते हैं। आपको याद होना चाहिए सनस्पॉट्स क्या होते हैं, कूल डार्क पैचेस होते हैं जो सन की मैग्नेटिक फील्ड की डिस्टर्बेंस की वजह से बनते हैं। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। थोड़ा सा टाइम आपका ज्यादा लेना पड़ा क्योंकि हमारा टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था।